My dear students, in previous video we discussed about metal. हमने देखा था कि मेटल क्या होता है और मेटल क्यों कहेंगे मेटल को मेटल. There are so many characters, specific characters by which we can say that metal are malleable, metal are ductile, metal are lustrous, metal are sonorous, metal are good conductor of heat and electricity. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. हमें जो आज डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का, लेकिन उस डिस्कशन से पहले ये चीज जाने कि मेटल हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है. हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब इट इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन. उसके बाद हम देखेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है. रिएक्टिविटी के आधार पर मेटल को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं: हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव, या उसको हम आइडियल भी बोल सकते हैं. अब अगर हम बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विथ एयर. एयर के साथ इनका क्या रिएक्शन होगा. काफी इंपॉर्टेंट टास्क है, आप इसको ध्यान दोगे. अगर हम बात करें मेटल की, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की या बात करें पोटेशियम की, ये एयर से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड. लेकिन इनका ये जो रिएक्शन होगा रूम टेम्परेचर पे होगा. कहां पे होगा, रूम टेम्परेचर पे. दे रिएक्ट विद एयर ऑन रूम टेम्परेचर. फास्टली हाईली रिएक्टिव बनेंगे, क्या बनाएंगे, करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड दैट इज Na2O बन जाएगा आपका. इसको आप बैलेंस कर दो आपको में, और ये बन जाएगा K2O. इसको बैलेंस कर दो, ये आपका हो गया सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड. इनके इसी हाईली रिएक्टिव नेचर होने की वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम ओपनली एयर में नहीं रखते हैं. ओपनली एयर में आप रखेंगे कैश फायर हो जाएंगे. ठीक है, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन इनके ऊपर हो जाता है. दिस इज द रीजन दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल. क्लियर. इसके बाद अगर हम बात करें बाकी मेटल की, तो बाकी मेटल को जो हम हीट करेंगे तो ये एयर से रिएक्ट करेंगे. जैसे अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं या हम एल्युमिनियम लेते हैं या हम बेरियर लेते हैं, इनको हीट करना पड़ेगा. हीट के लिए हम डायग्राम दिखाएंगे. क्या मिलेगा, निश्चित है कि यहां बढ़ जाएगा ट्वाइस MgO, यहां बढ़ जाएगा Al2O3, एल्यूमिना बनेगा. क्यों बनेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंस 3 होती है, O की वैलेंस 2 होती है. इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 कर दोगे, ये 4 आ जाएगा. यहां 3 कर दोगे. जेरियम O2 से लेकर क्या बनाएगा, जेरियम O बनाएगा. ट्वाइस कर दो, तो हम कहेंगे कि besides sodium and potassium remaining metal react with air on heating. जब इनको हीट करेंगे तो they are converted into corresponding oxide. जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे ये बेसिक की नेचर होंगे. क्यों, क्योंकि इन्हें अगर हम इनके को सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे. एंड दे आर बेसिक की नेचर. बट सम मेटल ऑक्साइड लाइक एल्यूमिना या जिंक, ये एम्फोटेरिक नेचर होगा. एम्फोटेरिक नेचर होगा. कैसे प्रूव करेंगे, तो आप याद रखोगे कि जितने हाईली रिएक्टिव मेटल है इनके जो ऑक्साइड होंगे बेसिक नेचर होंगे. हमसे पूछेगा कि ये बेसिक नेचर क्यों होंगे, तो कहोगे कि व्हेन दीज ऑक्साइड लाइक sodium oxide or potassium oxide or calcium oxide dissolved in water. जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो अल्कली बनाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे. क्या बनेगा यहाँ पर, निश्चित यहाँ बन जाएगा ट्वाइस NaOH. इसीलिए इसको हम अल्कली भी कहेंगे. यहाँ क्या बन जाएगा, ट्वाइस KOH. यहाँ क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस. तो कहोगे कि जितने भी रिएक्टिव मेटल है उनके जो ऑक्साइड होंगे उनका एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होगा, बिकॉज़ दे प्रोड्यूस अल्कली ऑन डिसॉल्विंग वाटर.
but the oxide of aluminum and the oxide of zinc are mostly amphoteric in nature. अगर हमें बात करें कि एल्युमिनियम या सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, तो जनरली जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा ये एम्फोटेरिक होगा। हम एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक आर दोज वी हैव बोथ एज एसिड एंड बेस। हाउ कैन यू प्रूव? हमसे कहेगा कि हाउ कैन यू प्रूव दैट Al2O3 acts as amphoteric nature? तो हम कहेंगे कि when Al2O3 react with HCl, निश्चित है कि AlCl को पकड़ेगा, ट्वाइस AlCl3 बनाएगा, यहाँ पे 6 कर लोगे और ये क्या निकाल जाएगा? 3H2O, जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये एसिड है तो ये बेस बन गया। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, तो कहेंगे कि बाय रिएक्शन ऑफ एल्यूमिना विद HCl clearly indicate that alumina acts as base in this reaction. अगेन अगर हम एल्यूमिना को Al2O3 को NaOH में डालते हैं तो यहाँ भी ये साल्ट बनाता है, जिसको हम सोडियम एल्यूमिनेट कहेंगे। क्या होगा फॉर्मूला उसका? NaAlO2 होगा। यहाँ पे हम ट्वाइस कर दें और यहाँ से निकल जाएगा आपका H2O। आप रिएक्शन को बैलेंस कर दें, रिएक्शन बैलेंस हो गया तो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम बेटा एल्यूमिनेट रिएक्शन विद NaOH क्लियरली इंडिकेट एल्यूमिना इज एसिडिक नेचर, क्योंकि ये साल्ट बन गया। तो फ्रॉम दीज टू रिएक्शन वी कैन से दैट एल्यूमिना एक्ट एज एम्फोटेरिक। हमसे पूछेगा कि हाउ कैन यू प्रूव दैट एल्यूमिना एक्ट एज एम्फोटेरिक नेचर? बाकी जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे बेसिक होंगे, बट एल्यूमिना हो गया या जिंक ऑक्साइड हो गया ये एम्फोटेरिक होंगे बिकॉज़ दे एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। अगर उनके साथ एसिड ट्रीट करोगे तो भी साल्ट बनाएंगे, बेस ट्रीट करेंगे तो भी साल्ट बनाएंगे। अगर हम जिंक का देखें when zinc ऑक्साइड, जैसे आपने ले लिया जेलियम, ये भी एम्फोटेरिक होगा। कैसे एम्फोटेरिक होगा? तो अगर हम जेलियम को HCl के साथ ट्रीट करते हैं, निश्चित है कि यहाँ पर 2HCl क्या बन जाएगा? जेलियम Cl2 प्लस H2O। तो the reaction of JeLiO with HCl and formation of salt clearly indicate that JeLiO is a basic in nature। लेकिन इसी JeLiO को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो निश्चित है कि यहाँ पे बनाएगा Na2JeLiO2 दैट इज सोडियम जिंकेट, और ये जो सोडियम जिंकेट बनेगा ये भी एक प्रकार का साल्ट होगा। तो द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट विथ NaOH क्लियरली इंडिकेट दैट JeLiO इज एसिडिक इन नेचर। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो एल्यूमिना हो गया या जिंक ऑक्साइड हो गया, ये जो भी ऑक्साइड होंगे ये एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। अब अगर हम बात करते हैं अदर मेटल के, तो हमें याद रखना है कि बाकी मेटल जैसे मान लो आयरन है, अगर हम आयरन को एयर के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाएगा। एक होगा F यानी FeO, जहाँ पे आयरन की वैल्यू सेकेंड होगी, और एक बनाएगा Fe2O3, जहाँ पे आयरन की वैल्यू 3 होगी, और वेपर फेज में दोनों का मिक्सचर होगा। तो हम कहेंगे कि when iron react with O2 it get converted to Fe3O4। यहाँ पे जो बना देगा वो Fe3O4 बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा जो कि FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होगा। क्लियर? अब हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी एयर से रिएक्ट करेगा, हालांकि इसकी रिएक्टिविटी स्लो होगी, और ये कॉपर ऑक्साइड का बनाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर कोटिंग होगी, और इस तरीके से जो भी मेटल होंगे उनका रिएक्शन क्लियर होगा। तो हमारा समरी ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम व्हिच आर हाईली रिएक्टिव रिएक्ट विद एयर एट
room temperature of oxide which are strongly basic in nature and they are also called alkali because they dissolve in water produce corresponding hydroxide. Other metal oxides are also basic in nature because it change the color of litmus paper from red to blue. But some metal oxide and zinc oxide and aluminium oxide are amphoteric in nature. और हम ये जो है एम्फोटेरिक क्यों है तो हम उसका रिएक्शन याद रखेंगे। एल्यूमिना का एक बार हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे और एक बार हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। दोनों रिएक्शन में हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम का साल्ट बनेगा और साल्ट का बनना क्लियरली इंडिकेट करेगा कि एल्यूमिना एम्फोटेरिक नेचर का होगा। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। बात करते हैं विथ वाटर की। विथ वाटर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विथ वाटर हम देखेंगे कि जो एक्टिव मेटल है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इवन कैल्शियम हो गया। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। इनका जो रिएक्शन होगा कोल्ड वाटर के साथ होगा। क्या बनाएंगे? निश्चित है कि अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ तो इनका प्रोडक्ट होगा कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ बन जाएगा NaOH और निकालेंगे हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी सेम होगा। ये भी रिएक्ट करके क्या बनेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड निकालेगा हाइड्रोजन गैस। और यहाँ भी Ca ये बना लेगा CaOH ट्वाइस और निकालेगा हाइड्रोजन गैस 2H2O 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 और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो कहोगे कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट अगर रिएक्टिव मेटल और क्या देखेंगे? अगर हम बात करेंगे दूसरे मेटल की तो दूसरा मेटल क्या करेगा? तो याद रखोगे मैग्नीशियम हो गया। इसका रिएक्शन वाटर के साथ तो होगा लेकिन हॉट वाटर के साथ होगा। कौन सा वाटर में होगा? हॉट वाटर। या हीटिंग करेंगे इसको। तो जब हॉट वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी जो आपका बनेगा हॉट वाटर के साथ ये क्या बनाएगा? हॉट वाटर के साथ ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। बट रिमेनिंग जो होंगे जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये हमेशा स्टीम से रिएक्ट करेंगे। ये हमेशा स्टीम से रिएक्ट करेंगे। ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे। क्या बनाएंगे? निश्चित है कि जब स्टीम से रिएक्ट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो ये करेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Al2O3 बनाएगा। जेरियम स्टीम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? जेरियम बनाएगा। आयरन स्टीम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Fe3O4 बनाएगा। हमने कहा था कि मिक्सचर बनता है FeO और Fe2O3। इसको हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस होगा? अब यहाँ Al2O3 बन गया मेटल ऑक्साइड और क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो कहोगे कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। बट रिमेनिंग मेटल रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। वहां हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। लेकिन अगर हम बात करें बाकी मेटल की
तो आपको याद रखना है कि जो लेड हो गया, जो लेस रिएक्टिव मेटल है, या कॉपर हो गया, या एजी हो गया, या ए हो गया, ये डज नॉट रिएक्ट, ये नो रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर और स्टीम, इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी वाटर के प्रति ये काफी इनर्ट होंगे। कौन? ये जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है ये। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेटल की रिएक्टिविटी की, क्योंकि जो मेटल की रिएक्टिविटी होगी ये रिएक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की मेटल की, तो आप याद रखोगे कि पोटेशियम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू गैलियम, गैलियम एज कंपेयर टू Fe, Fe एज कंपेयर टू Cl और देन लेड। ये ऊपर से जैसे से नीचे आएंगे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी डिक्रीजेज रिएक्टिविटी। अब लेड के बाद अगर हम देखें तो यहाँ हाइड्रोजन का स्थान है, इसके बाद अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर आएगा, फिर आपका Hg मरकरी आएगा, फिर आपका है Ag, फिर आपका है Au। ये आप सीरीज याद रखेंगे। अगर हमें सीरीज याद है, रिएक्टिविटी याद है, यानी ऊपर वाला जो है हाईली रिएक्टिव है नीचे वाले से, तो निश्चित है कि यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव है तो ऊपर वाला जो मेटल होगा इट कैन इजीली डिस्प्लेस लोअर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। इसको हम कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, या इस तरीके की हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी इस सीरीज में उनकी जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब अगर हम चलते हैं रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन में, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमें कहा जाए कि A प्लस BC क्या होगा, निश्चित है कि A B को रिप्लेस कर देगा, क्या बनाएगा AC प्लस B, बट कंडीशन क्या है, A इज मोर रिएक्टिव देन B। A अगर B से मोर रिएक्टिव है तो ही ये रिएक्शन होगा, अन्यथा नहीं। तो अगला हम लोग का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी साल्ट सॉल्यूशन। तो इसे कहेंगे विथ साल्ट सॉल्यूशन। तो यह फॉर्मूला याद रखेंगे, A प्लस BC कन्वर्टेड इनटू AC प्लस B इफ A इज मोर रिएक्टिव देन B। जैसे अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, ये जबकि ब्लू कलर है, तो हम देखेंगे कि गैलियम SO4 बन जाएगा और Cu बाहर हो जाएगा, ये आपका हो गया कलरलेस। The changes of color from blue to colorless clearly indicate that zinc displaced copper from copper sulfate। ठीक है, ये इसलिए रिएक्शन हुआ क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन अगर इसी को इस तरीके से किया जाए कि कॉपर को जिंक सल्फेट में डाला जाए, तो हम कहेंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में रिएक्टिविटी सीरीज होनी चाहिए कि अगर जो रिएक्टिव मेटल होगा, जो भी रिएक्टिव मेटल होगा, वही रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर लेस रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव मेटल को कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्लियर? और अगर हम एक दो एग्जांपल देखें तो इसमें हम पाएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर मान लो अगर हमने ले लिया Fe, और अगर हम Fe को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला
तो ये निश्चित है कि ब्लू कलर है। हम देखेंगे कि ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है ये धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और यहाँ पे FeSO4 बना लेगा और कॉपर को डिस्प्ले कर देगा। अब ये जो है ग्रीन कलर होता है, तो हम देखेंगे कि द चेंजेस कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन क्लियरली इंडिकेट दैट आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमने मेटल के 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। पहला हमने पढ़ा विथ एयर, सेकेंड हमने पढ़ा विथ वाटर, तीसरा हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं विथ एसिड। विथ एसिड, तो यह फार्मूला आप याद रखोगे कि जब भी मेटल को एसिड में डाला जाएगा क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। जैसे अगर हमने Na को H2SO4 में डाल दिया, या हमने Al को HCl में या H2SO4 में डाल दिया, गैलियम को अगर हमने HCl में डाल दिया, कैल्शियम को हमने H3PO4 में डाल दिया, क्या होगा? निश्चित है कि सोडियम सल्फेट को पकड़ेगा, रिमूव करेगा, हाइड्रोजन क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2। Na2SO4 क्यों बना? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2, इसलिए बना Na2SO4 और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ आपको 2Na करने की जरूरत है। Al H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Al की वैलेंसी 3, SO4 की 2, क्या बनेगा? प्रोडक्ट Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर SO4 थ्राइस आया है तो यहाँ 3 कर दोगे और निकल जाएगा 3H2। जिंक को HCl में डालेंगे तो क्या होगा? ZnCl2 बनेगा, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। और ZnCl2 यहाँ थ्राइस कर दोगे, CaH3PO4 से मिलेगा तो क्या बनाएगा? PO4 की वैलेंसी यहाँ 3 है, तो याद करोगे बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और PO4 ट्वाइस आ गया तो यहाँ 2 कर दोगे और निकल जाएगा 3H2। क्लियर? तो जब भी मेटल को हम एसिड में डालेंगे तो साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बट यहाँ आप एक चीज अपने दिमाग में याद रखोगे कि अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं? नाइट्रिक एसिड, तो याद रखोगे नाइट्रिक एसिड अगर हम ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में डालोगे, नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला HNO3 है। अगर हमने डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लिया, क्या लिया आपने? हमने अगर डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लिया तो रिएक्शन करके यहाँ पे, जैसे मान लो अगर हमने Na को डाइल्यूटेड HNO3 में डाला तो रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा? NaLO3 बन जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा H2। H2 के लिए 2 चाहिए, यहाँ 2 लिख दोगे, 2Na2NaNO3 बन जाएगा। या अगर हमने जिंक को डाइल्यूटेड HNO3 में डाला तो बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, यहां से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारा नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट हो तो याद रखेंगे कि जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होगा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ H2 नहीं बल्कि H2O निकलेगा। तो ये अपन दिमाग में रखोगे, when metal treated with diluted nitric acid, ठीक है, it get converted to corresponding nitrate, but when it get treated with concentrate nitric acid, since concentrate nitric acid act as oxidizing agent, hence in the salt produced, but elimination of H2O as प्लेस ऑफ H2, H2 की जगह वहां पे क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा ये समझो आप। होगा ये कि अगर हम HNO3 लेते हैं
ट्वाइस HNO3, सबसे पहले इसका कंसेप्ट आप समझोगे, ये टूटेगा, टूट के क्या बनाने वाला है, तो ये बनाने वाला है NO3 बनाने वाला है, NO2 बनाने वाला है और बनाने वाला है H2O। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। अब हमसे कहेगा कि क्या होगा जब हम जिंक को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, या क्या होगा जब हम कॉपर को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, या क्या होगा जब हम एल्युमिनियम को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डालेंगे। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? निश्चित है कि जिंक NO3 को पकड़ेगा, क्या बनाने वाला है, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनाने वाला है। तो अगर जिंक NO3 को पकड़ के ZnNO3 ट्वाइस बनाया तो यहाँ पे NO3 कितना है, दो NO3 कम निकलेगा जब ये 4 होगा। देखो इधर 2 HNO3 से 1 NO3 निकल रहा है, तो निश्चित है कि 2 NO3 कम निकलेगा जब यहाँ 4 लिखोगे, और जब 4 रहेगा यहाँ से निकल जाएगा 2NO2 और निकल जाएगा 2H2O, तो कि 2 HNO3 से 1 H2O निकलेगा ही निकलेगा। अब यहाँ देखोगे Cu अगर कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाने वाला है, CuNO3 का होल ट्वाइस। निश्चित है कि यहाँ भी NO3 होल ट्वाइस आ रहा है, NO3 यहाँ 1 है, 1 2 पैदा कर रहा है, तो 2 कितने पैदा करेंगे, 4, और प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ट्वाइस NO2 प्लस ट्वाइस H2O। लेकिन एल्युमिनियम को अगर हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डाल रहे हैं तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्या बनाने वाला है, AlNO3 का होल थ्राइस। निश्चित है कि 2 से 1 NO3 पैदा हो रहे हैं, तो 3 पैदा कितने से होंगे, जब हम 6 लेंगे, और जब हम 6 लेंगे तो निकल जाएगा 3NO2 और निकल जाएगा यहाँ 3H2O, क्योंकि 2 HNO3 से 1 H2O निकलता है। तो आप याद रखोगे कि मेटल एनियन रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म साल्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द एसिड लाइक ClH2SO4 H3PO4, but if metal treated with diluted nitric acid they converted into corresponding nitrate, but when metal treated with concentrated nitric acid then concentrated nitric acid act as oxidizing agent, and in this salt are produced but removal of water not H2। एक क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जाता है कि अगर मेटल को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डाला जाए तो वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि H2O निकलता है, एक्सप्लेन टू दिस। तो आपका एक्सप्लेनेशन होगा कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक दिस, 2HNO3 टूट के देता है NO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो H को पकड़ के H2O बना लेता है। और ये रिएक्शन का हमने फंडा आपको समझाया कि अगर जिंक की वैलेंसी 2 है तो 2 NO3 चाहिए तो यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा, अगर केवल 1 NO3 चाहिए तो यहाँ 2 करना होगा, और अगर हमको 3 चाहिए तो फिर 6 करना होगा, जितना चाहिए उतना करना होगा। मिनिमम 1 के लिए हमको 2 HNO3 लेना है। जैसे मान लो अगर हमसे पूछे कि क्या होगा जब हम सोडियम को नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, सोडियम को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में आप डाल रहे हो तो मिनिमम 2 की जरूरत पड़ेगी, और 2 से 1 पैदा होने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaLO3 और निकल जाएगा NO2 और निकल जाएगा H2O, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन देखा मेटल का एसिड के साथ। अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन पे। जितने भी मेटल है इन मेटल को अगला रिएक्शन है विथ हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है H2, जैसे आपने क्लोरीन ले लिया या ब्रोमीन ले लिया। जितने भी मेटल है जैसे मान लो सोडियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है या आपका कैल्शियम है, they are directly react with chlorine converted into corresponding halide। क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ CaCl2। क्या बनेगा यहाँ ट्वाइस KCl, इसको हम ट्वाइस कर देंगे। यहाँ क्या बनने वाला है AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ ट्वाइस कर देंगे।
यहाँ क्या बनने वाला है, NaCl, निश्चित है यहाँ ट्वाइस कर देंगे, यहाँ ट्वाइस कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ देखेंगे तो क्लोरीन आपका 6 हो गया, यहाँ 3 कर देंगे, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ ये भी रिएक्शन बैलेंस है और यहाँ ये भी रिएक्शन बैलेंस है। तो हम कहेंगे कि मेटल डायरेक्टली ट्रीटेड विथ हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड। ठीक है ना, मेटल का हैलोजन के प्रति रिएक्टिविटी काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इनके बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है और इस वजह से इसको हम आयोनिक क्रिस्टल भी कहते हैं। अगेन विथ हाइड्रोजन, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो जितने भी मेटल हैं, जो भी रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम हो गया या आपका पोटेशियम हो गया, इवन कैल्शियम या मैग्नीशियम, अगर इनके ऊपर हाइड्रोजन को डाला जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो पॉजिटिव भी वैल्यू से शो करता है और निगेटिव भी वैल्यू से शो करता है। ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लिया, तो ये मेटल के भी साथ रिएक्ट करके और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बनाता है, जो एक प्रकार का साल्ट है। यही कारण है कि हाइड्रोजन को हम हैलोजन फैमिली से भी बिलोंग मानते हैं और ग्रुप और से मानते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम हाइड्राइड, इसको हम बैलेंस कर देंगे, यहाँ से बनेगा पोटेशियम हाइड्राइड, यहाँ बन जाएगा CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड एंड MeH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो कहेंगे कि रिएक्टिव मेटल easily react with hydrogen to form corresponding hydride, which are again ionic compound. Ionic compound where the valency of metal is plus positive and the valency of hydrogen is negative. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना है हमें कि जो मेटल पहचान करने के लिए एक हम केमिकल यूज करते हैं जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। और ये जो एक्वारेजिया होता है, हमसे पूछा जाता है कि एक्वारेजिया क्या है, तो आपको हम बता दें कि एक्वारेजिया इज नथिंग बट इट इज द a mixture of HNO3 plus HCl in 1:3 ratio. नाइट्रिक एसिड और HCl, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट HCl के 1:3 मिक्सचर को हम एक्वारेजिया कहते हैं। और ये जो एक्वारेजिया होता है हाईली कोरोजिव, इतना ज्यादा कोरोजिव होता है कि सभी मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो एक्वारेजिया का प्रयोग हम जो है जो ज्वेलरी है वो इसका प्रयोग करते हैं सोने का आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो हम कहेंगे कि हमसे पूछा जाएगा कि एक्वारेजिया क्या है, तो हम कहेंगे कि मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HNO3 and HCl in 1:3। और ये जो है हाईली कोरोजिव होगा, कोरोजिव इसलिए किसी भी मेटल को अपने में डिसॉल्व कर लेने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से आज का जो हम लोग का डिस्कशन था वो टोटली डिस्कशन था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें हमने पढ़ा कि मेटल का एयर के साथ क्या रिएक्शन होगा, मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगा, मेटल का साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन क्या होगा, मेटल का हैलोजन के साथ रिएक्शन क्या होगा और इवन मेटल का हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन होगा। और हम जो है अगले वीडियो में पूरी डिस्कशन हम लोग नॉन मेटल पे करेंगे। ओके, थैंक्स।